हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग का सीटेट का फॉर्म आ चुका है। आप लोगों ने देखा ही होगा। एग्ज़ाम डेट भी आप लोग की आ चुकी है। फरवरी से आप लोग के एग्ज़ाम होने वाले हैं फरवरी में। तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए अपनी। साथ ही इसकी जो फॉर्म है उसको भी ज़रूर से फिल करिएगा। जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों की ही बात यहाँ पर हो रही है। तो उसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका ये जानना कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो पेपर आपका आया था, उसको आप अच्छे से सॉल्व करिए क्योंकि आपका 2 बार होता है साल में। तो एक पेपर आपका जून-जुलाई में होता है, दूसरा दिसंबर और जनवरी में होता है। इस बार पेपर थोड़ा-सा आप लोग का डिले होकर फरवरी में हो रहा है। तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर में जो आप लोग के दिसंबर में क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह के पेपर आया था वो आप देख सकें। तो आज की वीडियो से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप लोग का सीटेट का प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू रहेंगे। ये आपके सीडीपी की रहेगी। सीडीपी की पूरी ये आपकी प्लेलिस्ट रहेगी। इसमें सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो मैं सॉल्व कराऊँगी। अभी जो आप पेपर देख रहे हैं तो जो दिसंबर में आप लोग का हुआ था, उसका ये पेपर है। अ, जो 14 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, वो वाला मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही हूँ। ये पेपर 1 है। जो प्राइमरी लेवल का था, ये पेपर 1 है, इसको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। पेपर 2 की भी इसी तरह से सेपरेट आप लोग की अलग-अलग सब्जेक्ट की वीडियोज़ आएँगी। इससे सारे क्वेश्चन्स आपको एक ही जगह मिल जाएँगे, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे, तो ईज़ी रहेगा आपके लिए उसको समझना और पढ़ना। और साथ ही पीवाईक्यूज़ अक्सर रिपीट भी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन्स आप देखेंगे, एज़ इट इज़ आपको अपने पेपर में देखने को इसमें से मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ये 30 क्वेश्चंस आपके सीडीपी में पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस रहे हैं और कैसा पेपर आया था। लेकिन इन सभी चीज़ों आपको मिलती रहे टाइमली, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। काइनेस्टिक लर्नर्स प्रेफर टू लर्न थ्रू। जो गति संवेदी शिक्षार्थी होते हैं वो किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। लिसनिंग, सीइंग, टचिंग, डूइंग एंड मूविंग। तो जो आपके गति संवेदी विद्यार्थी होते हैं वो किसके माध्यम से, डूइंग एंड मूविंग, जो करना और चलना, यानी कि किसी काम को करना और साथ साथ जो चलना या फिर जो है किस तरह से उस काम को हम कर पा रहे हैं उन चीज़ों को देख करके वो सीख पाते हैं। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो भी आंसर्स मैं आप लोग को बता रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आंसर की आई थी, उसी से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं है। जो आयोग ने, जो सीबीएसई ने आंसर्स दिए थे, वही आंसर्स यहाँ पर आपके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्कीज़ थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण होता है। ले वाइगोस्की, जो कि इन्होंने सिद्धांत दिया था, अधिगम के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है इनका। तो इन्होंने जो मेनली सिद्धांत दिया था, किस तरह से बच्चा जो होता है समाज में रह करके समाज के साथ सीख पाता है और उसके आसपास के क्षेत्र के जो लोग होते हैं जिसको कि जेडपीडी बोला जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, वो लोग कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं उसको अधिगम करने में, सीखने में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है कि आलंबन का उदाहरण से क्या मीनिंग है? एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना। अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। तो यहाँ पर जो आलंबन यानी कि इसका फोल्डिंग क्या होती है कि डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्किल टू अ स्टूडेंट एंड देन हैविंग देम मास्टर इन इट ऑन देयर वे। यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि एक छात्र को बताना कि किस तरह से किया जाता है, उसके बाद उसको खुद उसमें एक्सपर्टीज़ या फिर एक्सपर्ट होने के लिए कहना, या वो खुद वो उसमें एक्सपर्ट होगा धीरे-धीरे सीखते हुए। या फिर ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इंटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज़ नीडेड। तो मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पर ये देखा जाता है कि बच्चा किस तरह समाज में अपनी चीज़ों को सीख पाता है और उसके आस-पास के क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो उसकी सहायता करते हैं। सहायता करना ही क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। उसको ही सपोर्ट की तरह आप ले सकते हैं। तो किसी टास्क को छोटे-छोटे भागों में तोड़ा जाता है, उसके बाद उसकी सहायता की जाती है कि वो उस टास्क को धीरे-धीरे कंप्लीट करके सीख सके, लर्न कर सके। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण से
Learning is simply writing associations on the blank slate of our brains. Individuals are passively influenced by environmental events. Individuals are conditioned to learn new behaviors. Learning is extending and transforming the current understanding. तो कह रहा है यहाँ पर कि रचनावादी जो दृष्टिकोण होता है, तो जो अधिगम है इससे कई तरह के रहेंगे, व्यवहारवादी रहेंगे, रचनावादी रहते हैं, या फिर मनोविज्ञान जो संज्ञानवादी हैं उससे रिलेटेड होते हैं। तो कई तरह के आपके रहेंगे। यहाँ पर बात जो हो रही है वो रचनावादी की हो रही है कि सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है। व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होगा। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है या फिर सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव धारा जो होती है रचनावादी में क्या होता है, कुछ नया विचार लेकर के आना, कुछ नए तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर पाना, कुछ सोच पाना। तो क्या है, लर्निंग इज़ एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करेंट अंडरस्टैंडिंग, कि हमारी जो अभी समझ है उसमें हम कुछ परिवर्तन ला सकें, उसमें विस्तार कर सकें, वही हमारा सीखना कहलाता है रचनावादी दृष्टिकोण से। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कुछ इस तरह के जो डिस्ग्राफिया के बारे में पूछा है, आपके डिस्कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, या इस तरह के और भी जो है वो भी पूछे जाते हैं, विकार जो जो कहलाते हैं, उनको सबको देख लीजिएगा। यहाँ पर जो कह रहा है डिस्ग्राफिया के बारे में कह रहा है कि रिपिटेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स को कहते हैं, डिलेड मोटर स्किल को कहते हैं, डिफिकल्टीज इन राइटिंग को कहते हैं, लैक ऑफ रीडिंग इन्फ्लुएंसी को कहते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्ग्राफिया होता है वो किससे रिलेटेड हो जाता है, वो आपका डिफिकल्टीज इन राइटिंग, लिखने में। हाँ, ग्राफिया से याद रख सकते हैं आप, लिखने में जो होती है प्रॉब्लम जो होती है बच्चों को, उसको कहा जाता है डिस्ग्राफिया। जो मैथ्स में होती है डिस्कैलकुलिया कहलाती है, पढ़ने में जो होती है डिस्लेक्सिया कहलाती है। तो अलग-अलग होती हैं, उन सबको आपको याद करना होगा और एक क्वेश्चन इससे हर बार ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका एक कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। आपको पहले ये देखना है कथन और कारण क्या सही है, अगर सही है तो क्या जो कथन दे रखा है उसका जो कारण दे रखा है वो एग्जैक्टली उससे मेल खाता है या नहीं। इससे आपको ऑप्शंस को चुनना होगा। देखते हैं, टीचर शुड इनकरेज बॉयज ऑफ हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट व्हाइल असाइनिंग आर्ट डेकोरेशन टू गर्ल्स। Children acquire gender roles primarily because of the underlying biological differences. यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर जो आपका आंसर दे रखा है, आप देखेंगे, सॉरी, जो कथन दे रखा है और उसका कारण है, तो पहली बात तो कथन ही गलत दे रखा है क्योंकि कोई जेंडर उसमें डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का नहीं किया जाता। आप जेंडर को अलग-अलग नहीं देख सकते। स्कूल की जब बात की जा रही है तो वहाँ पर जो है बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, मेल फीमेल सब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ बॉयज़ को ही मोटिवेट नहीं करेंगे कि वो गेम्स में पार्टिसिपेट करें और लड़कियाँ जो है सिर्फ वो डेकोरेशन उसमें जाएँ। दोनों को ही आप दोनों चीज़ों के लिए मोटिवेट करना है। आपको गेम्स में लड़के-लड़कियों दोनों को करना है, साथ ही जो आर्ट डेकोरेशन वाली चीज़ें भी हैं उसमें भी दोनों को करना है। जिसका जहाँ इंटरेस्ट हो वहाँ जा सकता है। स्कूल की ये चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर जो अभिकथन है वही गलत हो जाता है और कारण जो ये इन्होंने दे रखा है कि जैविक भिन्नताओं के कारण होता है, तो हम स्कूल में किसी भी तरह की किसी भिन्नता को नहीं मानते। क्योंकि वहाँ पर तो इंक्लूसिव एजुकेशन की आजकल बात हो रही है, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, तो लड़के-लड़कियों में तो डिफरेंस बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या हैं, गलत हो जाएँगे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी वाला होगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंक्लूजन नीड्स टू बी प्रमोटेड थ्रू, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक होता है? लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण या फिर गम्य इमारतें। यानी कहने का मतलब फ्लेक्सिबल करिकुलम सही है वाला पॉइंट, तो करिकुलम को फ्लेक्सिबल आप कर सकते हैं। इंक्लूजन वही समावेशन कि हर तरह के बच्चे को लेकर के हमारी क्लास में होगा और उन सभी को आपको साथ में लेकर के चलना होता है। तो फ्लेक्सिबल करिकुलम करें, सही है पॉइंट ही वाला। दूसरा जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, सहयोगात्मक अधिगम, ये भी सही है। यहाँ पर थर्ड जो कह रहा है कि सेग्रेगेशन या लेबलिंग कभी नहीं की जाती है स्कूल में किसी तरह के, स्पेशली इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर बात की जा रही है। हम अलग नहीं कर सकते बच्चों को। कोई भी स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, बहुत इंटेलिजेंट है, और दूसरा बच्चा जो है थोड़ा-सा किसी भी चीज़ में वीक है, किसी तरह से वंचित क्षेत्र से आता है, किसी भी तरह का है, तो आप अलग-अलग नहीं कर सकते, उनको आपको एक साथ ही देखकर चलना होता है। और ना ही हम लेबलिंग करते हैं, ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं, बाहर हो जाएँगे। एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग, ये वाला भी करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है इसमें हमारे ये तीनों ही आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आपको क्वेश्चंस को देखना है।
बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता सीटेट। सीटेट में बस एक चीज़ का आपको बेसिक चीज़ें जो होती हैं और कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको ध्यान में रखना होगा। वो नेगेटिव है, कहीं पर भी वो आ रहे हैं तो सीधे-सीधे आपको ये चीज़ देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वही आपको आंसर होंगे या आंसर में बाहर जाएँगे, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू कैटर टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर टीचर शुड बी अवॉइड। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों को की आवश्यकताओं को ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने, विकर्ष और शोर करने, पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन, कार्य को छोटे, आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने। अब ध्यान दीजिएगा ये जो किसकी फुल फॉर्म लिखी है, ये जो फुल फॉर्म है एडीएचडी की लिखी हुई है। इसको भी अलग से कहीं पर नोट करके याद कर लीजिए, ये एडीएचडी की भी डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस तरह के बच्चे जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब उत्तेजित रहते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए और ढंग से अपना पूरा अटेंशन किसी एक चीज़ पर नहीं दे पाते हैं, अटेंटिव नहीं हो पाते हैं, उन बच्चों को एडीएचडी कहेंगे कि विकार होता है। तो उनकी क्या विशेषता होती है? उसको ध्यान में रखते हुए जो शिक्षक होगा, उसको किस चीज़ से बचना चाहिए। यूजिंग मल्टी सेंसरी मटेरियल्स, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम मटेरियल्स एंड इंस्ट्रक्शंस, ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉल ईज़िली मैनेजेबल पार्ट्स। तो ये वाला तो अच्छी बात है कि ईज़ी-ईज़ी पार्ट में हमने तोड़कर बच्चों को सिखाया, फ्लेक्सिबल करिकुलम को बनाया, उसमें अलग-अलग मटेरियल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, ये भी करेक्ट है। बहुसंवेदी सामग्री का प्रयोग किया, ये भी करेक्ट है। जो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, वो नेगेटिव है कि क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन आप क्रिएट करेंगे डिस्ट्रैक्शन या नॉइज़ करेंगे, शोर करेंगे तो एक नॉर्मल बच्चा जो होता है, वो भी सीखने में उसको भी प्रॉब्लम होगी। तो कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तो उसके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट क्योंकि पूछा था कि किस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। तो इन्हीं 2 चीज़ों को हमको अवॉइड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है According to Howard Gardner, while a scientist would exhibit high dash intelligence, a sculptor would have high dash intelligence. जो हार्वर्ड गार्डनर थे, उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो उनके अनुसार एक वैज्ञानिक जो होता है, उसमें डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि का उच्च बुद्धिमत्ता होगी। स्थानिक, गति संवेदी, प्रकृतिवादी स्थानिक, ट्रांसट्रक्टिव स्थानिक या फिर तार्किक गणितीय या फिर गति संवेदी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, उनकी बुद्धि कई प्रकार की होती है, उसकी कई विशेषताएँ होती हैं, तो इसमें जो एक साइंटिस्ट होगा, उसको किस तरह की बुद्धि की आवश्यकता है, तो उसकी बुद्धि जो होती है, वो लॉजिकल मैथमेटिकल होती है। तार्किक गणितीय होती है और जो मूर्तिकार होता है उसकी कैसी होती है उसकी अ, गति संवेदी होती है, ब्रॉडली काइनेस्टिक होती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला यानी कि 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका कथन दे रखा है और कारण दे रखा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन-सा सही है। सबसे पहले दे रखा है कि इफेक्टिव टीचर्स फैमिलाइज themselves with daily lives and social cultural background of learners. Learning takes place in a social context. क्या कह रहा है प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। सही बात है। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। क्यों ऐसा इसलिए करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने की का प्रयत्न करते हैं क्योंकि जो हम लर्निंग होती है सीखना होता है एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है, एक समाज में समाज के संदर्भ में ही हमको करना होता है। तो इसमें अगर देखें कि क्या आपका करेक्ट है, तो ए वाला जो कथन है वो भी सही है और जो उसका कारण बताया जा रहा है वो भी सही है। तो जो 4th वाला पॉइंट है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये वाला डी वाला पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। तो अभी आपने दोनों तरह के पॉइंट्स को देखा, जहाँ पर अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो था, वहाँ पर इतना कथन था तो वहाँ पर दोनों ही चीज़ें गलत थी और यहाँ पर दोनों ही पॉइंट सही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े-से टाइम टेकिंग होते हैं, पढ़ने में टाइम लगता है। सीटेट में एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इसके क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं। तो इसको सॉल्व करते टाइम आपको पढ़ना कई बार पड़ता है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको जल्दी क्वेश्चन को समझ पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एज़ अकॉर्डिंग इन। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? 3 प्रगतिशील स्तर में, 1 सतत निरंतरता के रूप में, 4 अतिव्यापी सांस्कृतिक विशेष चरण में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। जो पियाजे थे, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव थ्योरी इनकी रही है पियाजे की। इन्होंने 4 चरणों 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताया है। जो 4 स्टेजेस होती हैं संवेदी अवस्था है,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी है इन्होंने, मूर्त संक्रियात्मक है और औपचारिक अवस्था। ये 4 इनकी स्टेजेस आती हैं जिसमें इन्होंने बताया है, और ये आपकी किस तरह की हैं, ये सांस्कृतिक नहीं है बल्कि गुणात्मक होती हैं, कि बच्चा जो होता है 4 अलग-अलग चरणों में किस तरह की विशेषताओं को दिखाता है या क्या-क्या चीज़ें कर पाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 important cognitive development milestone sensory motor stage of Piaget theory of cognitive development are। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मिल के पत्थर हैं। प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, जीववाद और परिवर्तन, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है, जो इनकी फर्स्ट स्टेज थी संवेदी चालक अवस्था, ये जो है वो 0 से 2 वर्ष के बीच की रहती है। इस अवस्था में कौन से 2 मेन जो होती हैं किसी बच्चे में विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन, वस्तु स्थायित्व आता है बच्चे में और स्थगित अनुसरण करता है। तो ये वाली जो गुण होता है वो बच्चे में देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। और जिसकी सेकंड वाली स्टेज होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है, उसमें जो होता है बच्चा प्रतीकात्मक हो जाता है। यानी कि वो गुड़िया एक डॉल से अगर खेल रहा होता है तो उसको वो सजीव दिखती है, वो रियल दिखती है। उसको लगता है कि इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर अक्सर होता है कि टूट जाती है तो रोने लगता है उसको, क्योंकि वो रियल लगने लगती है, नेचुरल लगने लगती है। तो ऐसे ही आगे अवस्थाएँ चलती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इनमें से कौन सा बाहरी प्रेरणा का सही वर्णन करता है। मोटिवेशन आपकी 2 तरह की होती है, एक होती है आंतरिक, जब आप खुद से मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने के लिए, जैसे कि अभी आपका एग्जाम है, आपको पता है कि आपको फेब में एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो आपने अलग-अलग जो 5 आपके मेन हैं सब्जेक्ट जिनको आपको पढ़ना है, आपने अलग-अलग उनके लिए अपना टाइम टेबल सेट कर लिया, बुक्स को देख लिया, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करने लगे। तो यहाँ पर आप खुद से मोटिवेट हैं। अभी मैं आप लोग को पीवाईक्यूज़ ये सॉल्व करवा रही हूँ, तो मैं आप लोग को मोटिवेट कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह का एग्ज़ाम आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चंस क्या आते हैं, लैंग्वेज क्या रहती है, तो वो आपकी बाहरी हो जाती है। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टिवली डिस्क्राइब, यानी कि जो बाहरी प्रेरणा का सही वर्णन क्या है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इंटरनल फैक्टर, इंटरनल वाला तो क्या होगा, आंतरिक हो जाएगी। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, या फिर सेंस ऑफ पर्सनल सैटिस्फैक्शन, या फिर कम्स फ्रॉम पर्सनल एन्जॉयमेंट ऑफ द टास्क। तो ये वाले भी आपकी क्या है, ये भी आंतरिक है, ये भी आंतरिक है, ये भी आंतरिक है। जो एनवायरनमेंट से आपको मिल रहा है वही क्या है, वही बाह्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरीली नॉट अबाउट। जो अर्थपूर्ण अधगम है मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं होता है। डेवलपिंग स्किल्स, मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। तो जो मीनिंगफुल लर्निंग है, मुख्य रूप से या अर्थपूर्ण अधगम है मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं कहता। यहाँ पर नहीं की बात हो रही। तो कभी भी लर्निंग में रटने को शामिल नहीं किया जाता है, हम किसी चीज़ को मेमोराइज करने को नहीं कहा जाता। सीखने की बात होती है कि सीखते हैं अगर आप चीज़ को तो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगी। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को रट्टा मारेंगे, रटेंगे, तो एक लिमिटेड टाइम तक वो याद रहेगी, उसके बाद आप उसको भूल जाएँगे। तो यहाँ पर इसको ही नहीं कहा जाता। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, चिल्ड्रन स्पीक्स टू देमसेल्फ। जो वाइगोस्की के अनुसार जो है वो बच्चे स्वयं से बात करते हैं। बिकॉज़ देयर थॉट इज़ इलॉजिकल, to aid thought and for self-regulation, to provide self-enforcement when adults are ignoring them because they are egocentric। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो विल्ले वाइगोस्की ने थे उन्होंने कहा था कि बच्चा स्वयं से बात करता है, स्वयं से अंतःवाक् क्रिया कहता है, इनर स्पीच की बात इन्होंने कही थी। तो इनर स्पीच की जो बात कही उसमें उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है विचार और आत्मनिर्भर में सहायता के लिए। तो यही वाला ठीक है कि जो बच्चे जो होते हैं वो इनर स्पीच करते हैं, वो खुद से बात करते हैं, जिससे कि उनके विचार जो होते हैं वो बढ़ सकें और वो सेल्फ रेगुलेशन कर सकें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रोक्सिमेडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है।
बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। अलग-अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वां अलग-अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ये वाला जो आपका है समीप दोहराभिमुख वाला, इसका मीनिंग ये होता है कि बच्चे जो होते हैं वो केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से यानी कि सेंट्रल से बाहर की ओर चीज़ों को सीख पाते हैं। तो यहाँ पर कौन-सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा कि चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रैस्प द बॉल बिफोर पुटिंग बीड्स इन थ्रेड, यानी कि जो बच्चा होता है, यहाँ पर फोर्थ वाला पॉइंट जो है वो सही है आपका, कि जो बच्चा होता है वो किसी चीज़ में पिरोना यानी कि जो एक माला बनाने के लिए मोतियों को पिरोना पड़ता है, वो सीखने के पहले वो किसी बॉल को पकड़ना सीखेगा। पकड़ने के बाद ही वो पिरोना तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके 2 आपके सिद्धांत हैं, एक तो ये वाला आपने पढ़ा समीप दोहरामुख सिद्धांत, एक हो जाता है हेड टू टो वाला सिद्धांत, यानी कि जो विकास होता है वो मस्तिष्क से पाँव तक की ओर होता है। यहाँ पर जो है इसमें क्या है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in developmental terms, a time frame where an individual affords an amplified sensitivity to particular incentives for developing particular skills to function in an efficient manner is referred to as dash of development. विकास के संदर्भ में एक वह सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। कूटलेखन एन्कोडिंग अवधि, प्रोत्साहन अवधि, उत्प्रेरक अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि डेवलपमेंट टर्म्स में एक समय सीमा में जो एक व्यक्ति है उसकी विशेष उत्प्रेरणाएँ जो होती हैं, उसकी जो चीज़ें होती हैं जिससे कि इसके बारे में वो काफ़ी संवेदनशील रहता है। विकास की वो कौन-सी अवस्था है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो कौन सी अवस्था हो जाती है? क्रिटिकल पीरियड कहलाता है, चुनौतीपूर्ण अवधि हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 से जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उस नेक्स्ट पार्ट में हम जिसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने इसके 16 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, टोटल आपके 30 क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम 17 क्वेश्चन से लेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सारे ही पार्ट्स आप लोग के अलग-अलग जो चाहे वो मैथ पूछा गया हो, हिंदी आया हो, इंग्लिश आया हो, सारे ही पार्ट्स में आप लोग के अलग-अलग वीडियो लेकर के आऊँगी, प्लेलिस्ट रहेगी। तो आपको ईज़ी रहेगा समझने में कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और आपके लिए प्रैक्टिस करना भी आसान रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना है और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करना है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।